नाज़रीन, वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट जून के दूसरे हफ्ते पेश करने जा रही है, मगर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने IMF मुआहदे पर नज़रसानी का इशारा देते हुए अब एक नई बहस छेड़ दी है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि IMF ने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की है। IMF के साथ बिजली टैरिफ पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि IMF को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ बढ़ाने से महंगाई की शरह में इजाफा होगा, हम गर्दिशी कर्जे कम करेंगे, लेकिन टैरिफ बढ़ाना समझ से बाहर है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मजीद कहा कि GDP ग्रोथ 5% तक ना लेकर गए तो 4 सालों तक मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है। IMF के बेल आउट पैकेज पर मौशी माहिरीन हुकूमत को खबरदार करते रहे हैं कि IMF के सख्त शराइत से मुल्क की मईशत को मुश्किलात का सामना करना होगा। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे माहिर मौशा डॉक्टर इशफाक हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आखिरकार शौकत तरीन साहब वही बातें कर रहे हैं, उन्हीं नाइंसाफियों की बातें कर रहे हैं जो आप IMF प्रोग्राम में जाने से पहले हमेशा करते रहे हैं। आपने हमेशा मुखालिफत की है कि IMF के प्रोग्राम में जाने से कोई बेहतरी नहीं आएगी, मईशत का मज़ीद ही मईशत ख़राब हालत में जाएगी। अब जो बात कर रहे हैं शौकत तरीन साहब के 5% तक ग्रोथ नहीं लेकर गए तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। अब आपको पता है जो हमारे टारगेट भी हैं, जो आलमी मालियाती इदारों ने भी दिए हैं 2 से 2.5%। सर, ये 5% तक ग्रोथ का टारगेट ये कितना प्रैक्टिकल है? देखें, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया और आपके चैनल पे और हर जगह पे, और मैं लिखता भी रहा हूं कि IMF के प्रोग्राम में जो भी मुल्क गया है वो जख्मों से चूर होकर निकलता है, वो जख्मों से चूर हो जाता है। ये बार बार आपके प्रोग्राम में भी मैं कहता रहा, बिल्कुल, और आज वही बातें। अच्छा, जब ये मैं बातें कहता था तो प्राइम मिनिस्टर समेत और उनके वज़रा समझते थे कि मैं बहुत एंटी PTI हो गया हूं। वो ये डॉक्टर इशफाक को हमारे इसमें से कोई अच्छाई नजर नहीं आती है। अब उन्हीं के वजीर अभी नामजद हुए थे कि नामजदगी से भी पहले उन्होंने कहा कि ये 2.5 सालों में बेड़ा गर्क हो गया। मैंने तो कभी ऐसे सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं किए थे, और इसके बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर उनको लगाते हैं तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का एहसास हो गया कि वाकई IMF में जाकर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। और काश वो ये भी सोच लेते कि डॉक्टर इशफाक मुझे बहुत मना करता रहा कि ना जाए। तो मसला ये है कि IMF को क्या रियलाइजेशन हो पाएगी कि हमें टैरिफ नहीं बढ़ाना है, महंगाई होगी, लेकिन सर दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। वो और इसीलिए कहते हैं कि टैक्स नेट भी बढ़ाएं, जो ये फिस्कल खसारा है ये भी कम हो। फिर गर्दिशी कर्जों को अगर वो कम करने की बात करते हैं तो कहते हैं उसके लिए बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। तो इसके लिए कैसे उनको हम जो है ना वो रियलाइज करवाएंगे या वो मान जाएंगे? फिर कोविड की तीसरी लहर है, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। तो जो बात वजीर खजाना कह रहे हैं कि हम समझाने की कोशिश करेंगे, IMF मानेगा? देखिए, माने या ना माने, लेकिन मैं समझता हूँ कि शौकत तरीन साहब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। उनको ठीक, बिल्कुल, शायद मेरी बातों का भी उनको भी एहसास हो गया है कि यही एक रास्ता है। मैं आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा कि हमें एक मरतबा IMF के प्रोग्राम में अब हम गलती कर दी है और चले गए हैं, तो अब इसको मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है हमें वो क्या करना चाहिए, उनके साथ रीनिगोशिएट करनी चाहिए। ये बार बार मैं कहता रहा हूं कि पॉलिसीज जो है वो अब पे बात करने की जरूरत नहीं है, अब हम रिफॉर्म्स करें। लेकिन रिफॉर्म्स का मतलब कीमत बढ़ाना नहीं होता है। कीमत बढ़ा के कभी भी रिफॉर्म्स नहीं होती हैं। कीमत बढ़ाने का मतलब हुआ कि आप स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। तो पावर सेक्टर का जो खसारा, इससे फिर कैसे निकल सकते हैं हम? क्या कहा आपने? पावर सेक्टर का फिर जो खसारा है, फिर जो गर्दिशी कर्जे हैं, फिर इससे कैसे निकल सकते हैं हम? देखिए, IMF में तो बहुत बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं ना, वर्ल्ड बैंक भी बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं, दुनिया को मईशत जाके सिखाते हैं। तो कम से कम हमें ये तो आके बताएं कि किस तरीके से गर्दिशी कर्जे को रोका जा सकता है, प्रोसेस में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ये तो हमें, उन्होंने बिजली के क्या कहते हैं कि ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया तो कीमतें बढ़ाए चले जाओ। तो कीमतें बढ़ाओगे चोरी होगी। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है लाफर कर्व। एक हद से ज्यादा आप जब अपनी कीमतें बढ़ाएंगे बिजली की तो फिर वो बिजली चोरी होनी शुरू होगी, महंगाई भी होगी।
महंगाई भी होगी, हर चीज होगी, आपकी इंडस्ट्री नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। बिल्कुल। तो कम से कम खुद मैंने ये पिछले साल जून में मैंने एक आर्टिकल लिखा, हु डैमेज द इकोनॉमी, अगर आपको याद हो, आपको भी भेजा था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें मैंने कॉस्ट कैलकुलेट किया कि $40 बिलियन का कॉस्ट उन्होंने इनकर कर दिया, ये गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख ने, और ये दोनों प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड करते थे, और यही मैं बताता रहा। लेकिन मेरा जुर्म यह था कि मैं उस वक्त बोल दिया देता था, और ये सारे वज़रा जो थे वो समझते थे कि मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूं। सही। आज वही चीज हो रही है, जिनको इन्होंने नामजद किया वजीर खजाना, उसने भरे उसमें कहा कि बेड़ा गर्क हो गया है। चलें, किसी चीज का रियलाइज हो जाना ही काफी होता है, रियलाइजेशन हो जाए तो फिर आप सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। डॉक्टर साहब अगर चल पड़े मैं तो दुआ करता हूं कि शौकत तरीन साहब बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हम बाहर से बैठकर उनके जो हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे, वो ठीक काम कर रहे हैं। सही। और वो बिल्कुल निगोशिएट करने की जरूरत है। हम असल में डर डर के कहते ना कि इतना पूरी नेशन को हमने खौफजदा कर दिया है। सही। कि पता नहीं IMF क्या हवा सा चीज है कि ये नहीं करेगा। तो वो असल में उनके दोनों जो थे, गवर्नर और हफीज शेख, ये दोनों उन्हीं के आदमी थे। गवर्नर तो वहीं से आया था, हफीज शेख वर्ल्ड बैंक से थे, वहीं के कजन थे वो उनके। तो आपने उनको दे दिया, तो उन्होंने तो डरा के मार दिया आपको। सही। सुहेल भट्टी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, अब जब एक तरफ ऑपोजिशन जो है वो इसकी भरपूर मुखालिफत कर रही है, इलेक्शन कमीशन भी ये समझता है कि ये इतना आसान नहीं है, और बहुत से माहिरीन हैं वो भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये मज़ीद इससे टैम्पर्ड इलेक्शंस होने के नताइज जो हैं, जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी जल्दी में लग रहे हैं और कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम होना चाहिए। तो ऑर्डिनेंस भी ये लोग लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये काम हुकूमत अगले 6 महीनों में कर पाएगी? शाजी, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को महंगाई समेत अंदरूनी और बैरूनी सतह के ऊपर कई चैलेंजेस का सामना है, लेकिन उससे हटकर तमाम मसाइल और चैलेंजेस को एक साइड पर रखते हुए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अगर सबसे बड़ी उनकी जो तवज्जो का मरकज़ और महवर बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, और इस सिलसिले के अंदर वो बहुत वाज़ेह अंदाज में हदायत दे चुके हैं। ये पहला एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर डे टू डे बेसिस के ऊपर मुतलका वज़रा से अपडेट हासिल कर रहे हैं। गुज़श्ता 4 वफाकी काबीना के इजलास के अंदर मुसलसल इस मामले के ऊपर ब्रीफिंग ली गई है, लेकिन मामला यह है कि अपोजिशन बड़े दो टोक अंदाज में इस मामले की मुखालफत कर रही है। अपोजिशन की मुखालफत अपनी जगह के ऊपर, ज़राए का ये कहना है कि आला सतही इजलास के दौरान काबीना अरकान ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो इजहार इस बुनियाद पर किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वोटिंग सिस्टम महफूज नहीं है, सिक्योरिटी खतरात हैं, हैक कर लिया जाएगा, बहुत से मसाइल बनेंगे। काबीना अरकान ने 2 ममालिक की एग्जाम्पल कोट की है, कीनिया और घाना की। कीनिया और घाना अफ्रीका के 2 ऐसे ममालिक हैं जहां पर गुज़श्ता 10 सालों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के कई तजर्बात किए गए, कई दफ़ा उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। वहां पर उनके सिस्टम के ऊपर सिक्योरिटी के अटैक हुए, उन्हें वेबसाइट को हैक किया गया, इलेक्शन के पूरे निज़ाम को हैक किया गया। अपोजिशन के वहां भी बहुत से मसाइल पैदा हुए, लेकिन अभी तक वहां पर इत्तफाक राय से ये सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन वहां पर इसके एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर अफ्रीकी कंट्रीज में इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगरचे कि अमेरिका ने 1965 के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर पहला ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन अभी तक इसको एक एक्सपेरिमेंटल फेज में चीजों को ग्रेजुअली आगे बढ़ाया जा रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वो सिस्टम को इन प्लेस कर दें। बिलखुसूस वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने जब से ये स्टेटमेंट दी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी भी वक्त असम्बलियां तोड़ सकते हैं, अगर उन्हें ब्लैकमेल किया गया या उन्हें किसी ऐसी सूरत हाल से दोचार किया गया, वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, असम्बलियां तोड़ देंगे। एक जानिब ये बयान, और दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर दिन रात इस मामले पर सर्फ कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम भले ऑर्डिनेंस लाना पड़े, जो टेक्निकल अरेंजमेंट्स करने हैं, जो कानूनी मकासद हासिल करने हैं, वो करके हर सूरत इसको इन प्लेस किया जाए। बहुत से माहिरीन से मेरी बात हुई और कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का मौका मिला। अपोजिशन के साथ तमाम स्टेक होल्डर की मशावरत के बगैर इस सिस्टम को मुकम्मल तौर के ऊपर इन प्लेस करना मुमकिन नहीं है। और इससे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को बताया है, मुतालबा किया है कि अगर आपने हमें लीगली एम्पावर किया तो उसके बाद इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें 8 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरकार होंगी। और इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर ने जो तखमीना लगाया है, $2 अरब लागत आएगी अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ऑप्शन 2 क्या है? अगर हम इसको मकामी तौर पर तैयार करते हैं, मकामी तौर पर खरीदते हैं,
फिर भी तकरीबन हमें 150 अरब रुपए इसके ऊपर खर्च करना पड़ेंगे। एक खतीर रकम है। अभी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे, वो कह रहे थे कि चंद अरब का जो है ना वो ये खर्चा है, ज़्यादा नहीं है। मैंने भी उनसे अभी ये सवाल किया था। फिर वो कह रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं ये हम लोकली मैन्युफैक्चर्ड करेंगे, ये बाहर से नहीं मंगवाएंगे, तो खर्चा ज़्यादा नहीं है। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। देखिए वो जो कह रहे हैं डेफिनेटली उनके पास कोई प्लान होगा। मैं उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स के हमारे पास मौजूद हैं, जो वफाकी काबीना को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें यह बताया गया है कि इसके ऊपर इतनी खतीर रकम खर्च होगी। अगर हम बैरून मुल्क से दरामद करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 300 साढ़े 300 अरब से ज़्यादा 300 अरब के लगभग इसके ऊपर पाकिस्तानी रुपयों में खर्च आएगा। और अगर हम मकामी तौर के ऊपर करते हैं तो कहा गया कि 50% हमें सेविंग होगी। उस तनासब से भी तकरीबन 150-160 रुपए के लगभग इसके ऊपर खर्चा आ सकता है।